Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we are starting ACC 501 Business Finance Practice Questions from lecture number 19 to 45 and इसका part है part number 1. मैंने 3 to 4 क्वेश्चंस वन पार्ट में रखे हैं क्योंकि 56 क्वेश्चंस हैं और 56 क्वेश्चंस को एट ए टाइम समझाना मुश्किल होता है, इसलिए जो ज़्यादा लेंथी चीज़ें होती हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. आज पार्ट नंबर 1 है, इसमें हम 3 to 4 क्वेश्चंस समझेंगे. इसके साथ साथ मैंने पेज नंबर भी राइट किए हैं ताकि आपको रफली दिखा सकूं कि कहाँ से कौन से पेज पर ये टॉपिक गिवन है, तो वो भी देखेंगे. बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल टर्म एग्ज़ाम. Question number 1 is the nominal rate is 12% and the inflation rate is 5%. Find the real rate according Fisher's formula. यानी आपका मेन हेडिंग क्या है, आपने रियल रेट फाइंड करना है और नॉमिनल रेट भी, इन्फ्लेशन रेट भी गिवन है आपको. अच्छा, इसका मैंने पेज नंबर लिखा है 82 या 83 होगा, पीडीएफ के अकॉर्डिंग 83 होगा और उसका जो एग्जैक्ट पेज नंबर है बुक का या हैंड आउट का तो वो होगा पेज नंबर 82. ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक पेज का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ. ये देखें पेज नंबर 82 है और वैसे पीडीएफ का 83 बनता है. तो जो पेज नंबर मैंने राइट किए हैं तो उनको 1-2 पेजेस आगे पीछे करके देख लीजिएगा. यहाँ पर फीचर्स अफेक्ट, जो फीचर का फॉर्मूला है और रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड नॉमिनल रिटर्न इज़ डिस्क्राइब बाय द फिशर इफेक्ट, और इस यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल आर को द नॉमिनल रिटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर रियल रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो एच है द इन्फ्लेशन रेट को यानी महंगाई के रेट को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है 1+r इज़ इक्वल टू आर यानी कैपिटल नॉमिनल रेट है इज इक्वल टू 1+ स्मॉल आर यानी रियल रिटर्न है मल्टीप्लाई 1+ एच इन्फ्लेशन रेट है. तो यहाँ पर पुटिंग करके वैल्यूज़ में आप कर सकते हैं. आप इस पेज पर जो भी लेक्चर नंबर बन रहा है वो आप देख लीजिएगा. हैंडआउट्स में से लेक्चर्स अगर आप लोगों ने सुने हैं तो आई थिंक आप लोगों को पेज नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ओपन करके देख सकते हो कि कहाँ पर ये गिवन था. तो फिशर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, तो हमने क्या फाइंड करना है, रियल रेट फाइंड करना है. रियल रेट यानी ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, स्मॉल आर. तो हम क्या करते हैं, अलजबरा वगैरह आप लोगों ने किया हुआ है कि किस तरह से पुटिंग करके वैल्यूज़ की और जो नहीं अननोन होती है वैल्यू उसको फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर 1+ आपके पास अगर क्वेश्चन में देखा जाए 1+ कैपिटल आर नॉमिनल रेट को रिप्रेजेंट करता है. तो क्या नॉमिनल रेट मेरे पास है 12%, तो 1+ 12% आ गया इज इक्वल टू 1+ स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रियल रेट को जो कि हमने फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज़ रहने देंगे. मल्टीप्लाई 1+ आपके पास एच इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट में 5% है तो 5% एज इट इज़ आ जाएगा. जब हम परसेंटेज को डेसिमल में करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. तो यहाँ पर 12% है तो डेसिमल में करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.12. सेम इसी तरह से 5% है तो 5 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.05. ऐड कर दें 1+ 0.05 विल बी इक्वल टू 1.05. यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 1+ 0.12 आपके पास आ जाएगा 1.12. अब देखें अलजबरा जब आप करते थे आपको याद होगा एक वैल्यू अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर उसे दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है. सेम इसी तरह से अगर एक साइड पर प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही है तो प्लस, यानी ऑपोजिट साइंस हो जाते हैं. अब यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, क्योंकि मैंने फाइंड करना है आर को अकेला करना है यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी 1.10 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. अगर मल्टीप्लाई का साइन ना भी होता, जस्ट ब्रैकेट्स होती तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करना है दूसरी साइड ले जाना है. तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट साइन क्या होगा, डिवाइड होगा. तो दूसरी साइड जाकर यानी इसके नीचे 1.12 के नीचे ये जाकर डिवाइड हो जाएगा. सेम इसी तरह से ये देख रहे हैं 1.12 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1.05. जब डिवाइड करेंगे आपके वो 1.066 आ जाएगा आंसर. ठीक है, अब ये देखो 1+ आर हो गया अकेला, मैंने आर तक पहुंचना है. अब देखो 1+ का है यहाँ पर, तो प्लस का 1 दूसरी साइड जाकर यानी 1.066 में क्या हो जाएगा, प्लस का 1
यहाँ कर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1.066 माइनस 1 क्या होगा, 0.066 आएगा। और हमें चाहिए परसेंटेज में, तो हमें पता है कि जब आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास 6.6 समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन जो कर रही हूँ, कैलकुलेशन खुद भी करके देख लीजिएगा। वैसे डेसिमल जब राउंड ऑफ करते हैं ना वैल्यूज़ को, तो कुछ डिजिट्स आगे पीछे, यानी कुछ, यानी 7 8 है तो आपके पास 8 7 आ जाएगा या 9 7 आ जाएगा, इस तरह से हो सकता है, लेकिन मेथड सेम आप लोगों का रहेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, suppose XYZ company issues a 3-year zero coupon bond with a face value of 5,000. The initial price is set at 3043 with a yield to maturity of 18%. What will be the value of implicit interest expense in each year? इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड करने से पहले हमें बॉन्ड की जो प्राइस है या वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। जैसे फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं ना, उसका हमारे पास मैं यहाँ पर वैल्यू की जगह, ठीक है, वी यूज़ कर रही हूँ, वी टी यानी टाइम के साथ जो होगी इज इक्वल टू पी, उसकी जो प्राइस है मल्टीप्लाई 1 + आर, जो उसका रेट है रेज टू पार टाइम, यानी कितने टाइम में मैच्योर हो जाएगा ईयर्स में, ठीक है। तो ये वैसे मैंने 81 पेज नंबर लिखा है, यानी इसका मतलब हुआ पेज नंबर 82। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करने का, ज़ीरो कूपन बॉन्ड में यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट भी, एक्सपेंस भी गिवन है। अगर आप हैंड आउट्स देखें, ठीक है, मैंने तो इसको इंटरनेट से भी सर्च किया था, तो हैंड आउट्स भी देखें, इसमें क्लियरली तो यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ कि क्या मेथड यूज़ हो रहा है। जस्ट ये देखें, यहाँ पर इसी टाइप की एक एग्जाम्पल दी हुई है और उसे सॉल्व किया हुआ है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का भी बताया हुआ है। यहाँ पर इम्प्लिसिट एक्सपेंस जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है। आप हैंड आउट्स में अपना जो वीडियो लेक्चर है उसमें सुनेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बताया होगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जस्ट इस टाइप का सॉल्यूशन दिया हुआ था, मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन दिखा दूँ। टेबल फॉर्म में यहाँ पर जस्ट एक टेबल दिया हुआ था कि इस तरह से बिगनिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू फाइंड की है और देन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड किया है। अब ये नहीं पता था कि किस तरह से फाइंड किया है। बिगनिंग वैल्यू, जो बिगनिंग यानी ईयर के स्टार्ट में आपके पास वैल्यू थी, तो वो आपके पास आएगी। पहले तो बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उसकी प्राइस एक तरह से। तो ईयर 0 जब वो इशू हुआ था तो उसकी जो प्राइस थी वो थी, वैल्यू जो थी इशू डेट पे 3043 थी, तो V0 लिया है हमने, ठीक है, स्टार्टिंग पर। फिर V1 यानी 1 ईयर, यानी 0 यानी जब स्टार्ट हुआ 1 ईयर के बाद, यानी उसके एंड पर उसकी वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया है। और फार्मूले के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनिशियल प्राइस में हमारे पास है 0, यानी पी की जगह पर आ जाएगा 3043, 1 + आर हमारे पास है 18%, यहाँ पर आर की जगह 18% आ जाएगा। टी टाइम है। अच्छा जी, अगर हम कलेक्टिवली यूज़ कर रहे होते ना, कि एक ही फार्मूला यूज़ करते और 3 ईयर्स की कलेक्टिव वैल्यू फाइंड कर लेते, तो तब ये फार्मूला यूज़ करते, टी की जगह पर 3 ईयर है तो 3 आ जाता, ठीक है। लेकिन हम कलेक्टिवली यूज़ नहीं करें, इन ईच ईयर उसने कहा है कि ईयरली, डे बाय डे, यानी ईयर बाय ईयर आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टी की जगह पर 1 1 यूज़ करेंगे, यानी एक ईयर की है तो 1, दूसरे ईयर के तब भी 1 ही यूज़ करेंगे, कि हम एक एक ईयर की फाइंड कर रहे हैं, ना कि कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कलेक्टिव करती तो देन क्या आ जाता, 3 ईयर की बात करें, जस्ट यहाँ पर टी की जगह पर 3 आ जाता। लेकिन ईयर, इन ईच ईयर की बात करें हैं एक साल की, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, यानी आप यहाँ पर पावर यूज़ नहीं करोगे। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया था पी की जगह पर क्या है, ठीक है। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी P0, ये आ जाएगी 1 + 18% रेट, और मैंने कहा था टाइम टी, यानी 1 ईयर की, ईयर बाय ईयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 लगाएं ना लगाएं, खाली भी इसको राइट कर सकते हैं, मैंने जस्ट एक जगह पर 1 1 लगा दिया है। लेकिन आप इसको ऐसे विदाउट जो है पावर भी राइट कर सकते हैं। आपको पता है 1 की पावर 1 ले तो वही का वही एज इट इज़ आ जाता है। अब 18% है, जब 18 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.18 आता है। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। जब +1 करेंगे तो 1.18 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ये बनती है राउंड ऑफ करने के बाद 0 की जगह, यानी 5 या 5 से ज़्यादा हो वैल्यू तो एक कैरी ले लेते हैं, ठीक है। 0 क्या हो जाएगा 1, अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है, ठीक है, यानी करीब करीब इसी के ही वैल्यू बनती है। मैंने पहले बता दिया कि वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद या कुछ डिफरेंस वगैरह आ सकता है, क्योंकि राउंड ऑफ जैसे मैंने यहाँ कर लिया, कुछ लोग क्या करेंगे 2 3 वैल्यूज़ के बाद राउंड ऑफ कर देंगे, तो डिफरेंस आ रहा होता है। तो मेथड सेम रहता है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, एंडिंग वैल्यू, यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू जो होती है उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ जो लास्ट में यानी 1 साल बाद जो इंटरेस्ट की वैल्यू थी, यानी आपकी वैल्यू जो थी बॉन्ड की वो ये थी। ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू ये थी माइनस, और जो बिगनिंग में थी, बिगनिंग में हमारे पास ये गिवन थी 3043 ऊपर राइट की हुई है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 4 को, यानी 7 5 से ज़्यादा है तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ कर लिया अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू। इसी तरह से ईयर 2 के लिए, अब ईयर 2 जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू जो बन जाएगी ना, वो प्रीवियस ईयर की जो एंडिंग वैल्यू होगी वो बन जाएगी, यानी ये जो आंसर आया था वो हमारी क्या है, प्राइस बन जाएगी। ठीक है, वैल्यू बन जाएगी उसकी। अब पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3591 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट वही रहेगा 18% है, 100 से डिवाइड करोगे 0.18 आएगा, फिर 1 प्लस करोगे 1 में तो 1.18 आएगा, और यहाँ पर जस्ट हमारे पास न्यू वैल्यू जो आई थी बॉन्ड की वो होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और अप्रॉक्सीमेटली, यानी अब देखो ये 3 जो है 5 या 5 से कम है, तो इसलिए देखो कैरी नहीं दिया यहाँ पर, एज इट इज़ 7 ही आ गया है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को जूनियर क्लासेस में ही सिखाया जाता है। चलें अब इंटरेस्ट निकालते हैं, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है बॉन्ड की इस साल वो ये है, यानी एंडिंग वैल्यू। ठीक है, माइनस जो बिगनिंग वैल्यू थी, बिगनिंग वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया तो हमारे पास आ गया 646। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एंडिंग वैल्यू, ये जो हमारे पास प्राइस आई है, अब यही प्राइस हमारी नेक्स्ट ईयर में उस बॉन्ड की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। ठीक है, जो एंडिंग वैल्यू थी वो नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग जो प्राइस थी वो बन जाएगी, ये आ गई। मल्टीप्लाई रेट सेम वही कॉन्सेप्ट, प्लस करोगे 1 में वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसे राउंड ऑफ करें, 999 है, 6 है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो 999 में 1 प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, यानी 49999 में ऐड कर दो 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसी वैल्यू पर पहुंच गए हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, 5000 तक पहुंच गए हैं, यानी हमारे पास 5000, वो कहता है फेस वैल्यू 5000 है, बताओ ईच ईयर क्या क्या प्राइस रही है उसकी। तो देखिए 5000 तक पहुंच गए, यानी हम लोग ठीक एस्टिमेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है जी, हमारी जो न्यू वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू है 5000 है, माइनस हमारी जो बिगनिंग पे थी वो वैल्यू माइनस करें तो 763 आ जाता है। देखो बिगनिंग वैल्यूज़ हमारे पास, देखो लास्ट बिगनिंग वैल्यू 4237 रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर वाली बिगनिंग वैल्यू ये रही थी, और यानी ये वाली, ठीक है ये वाली, और फर्स्ट वाली बिगनिंग वैल्यू क्या रही थी हमारे पास, 3043, और देखो 548, 646 और 763, यही रही हैं वैल्यूज़, देख लो। ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं वैल्यूज़ इंटरेस्ट पर, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट ये निकला, एंडिंग वैल्यू जो रही वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। सो हमारा टेबल जो दिया हुआ था आंसर इंस्ट्रक्टर का वो ये दिया हुआ था, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना था, वो आप पर छोड़ा था क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर सुने होंगे और कुछ लेक्चर्स जो आप लोगों के मिड टर्म का सिलेबस है उससे भी कनेक्टेड हैं, यानी आपको फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू या किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Estimate the real rate with the help of Fisher effect equation if nominal rate is 11% and inflation rate is 4%। सेम वही 82 पर मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला दिखाया है, कैपिटल आर क्या है, नॉमिनल रेट क्या है, रियल रेट यानी स्मॉल आर फाइंड करोगे, नॉमिनल रेट आपके पास गिवन है आर, इन्फ्लेशन रेट एच है, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने जस्ट क्या है फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज़ निकाल लेनी है, सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। नॉमिनल रेट हमारे पास यानी कैपिटल आर हमारे पास 11% था, 1 प्लस आर एज इट इज़ 1 प्लस एच के हमारे पास इन्फ्लेशन रेट 4% था, 4 को 100 से डिवाइड करो 0.04, 11 को 100 से डिवाइड करो 0.11, ऐड करो प्लस 1 करो तो 1.11, यहाँ पर 1 प्लस 0.04 करें तो 1.04 आता है, सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.04 दूसरी साइड जाकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो जाएगा और फिर आपके पास प्लस का 1 है दूसरी साइड जब आप 1.11
डिवाइडेड बाय 1.04 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0673। अब मैंने आर के पास जाना है, तो प्लस आर यानी एक्स्ट्रा है, तो आर के कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, ठीक है। प्लस है तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0673। परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 6.73% यानी समथिंग बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, रियल रेट आ गया, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 1। Calculate the price of the share of stock of ABC Corporation if it pays 25 rupees per share dividend every year, यानी dividend per year 25 rupees करता है every year. The policy continues indefinitely यानी infinity यानी indefinitely time तक continue रहती है, and the required rate of return यानी R आपके पास है 20%। अब ये है 87 यानी 88 पर है, यानी पेज नंबर जो बनता है एग्जैक्ट बुक का वो जो लिखा हुआ है वही बनता है, पीडीएफ का एक पेज हमारा आगे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स भी राइट किए हैं, देखो। डिविडेंड इज ऑलवेज द सेम, द स्टॉक कैन बी व्यूड वेयर द रिक्वायर्ड, ये देखो यहाँ पर ली हुई है। इफ़ दिस पॉलिसी इज टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ स्टॉक इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। सेम यही वाला D/R वाला फॉर्मूला लगाकर और आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाला P0, ठीक है। यानी आप इसकी प्राइस निकालो इज इक्वल टू आप D/R, D डिविडेंड हो जाएगा, R रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 0 ग्रोथ स्टॉक्स हैं और पेज नंबर मैंने दे दिया है। इस पेज नंबर पर जो भी लेक्चर बन रहा है, जो लेक्चर्स बन रहे हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जो क्लियरली राइट नहीं किए हुए, आपको वीडियो लेक्चर सुनने के बाद ही पता चलेगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है। तो मैंने कुछ इंटरनेट से भी हेल्प लेते हुए वो फॉर्मूलाज राइट तो कर दिए हैं, बट आप लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें डिविडेंड हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय आर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 20 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.20 आएगा, 0.2 आ जाएगा। तो आपके पास क्योंकि डेसिमल में लेना है, 25 डिवाइडेड बाय 0.20 आपके पास आंसर आता है 125 रुपीज़। आर एस रुपीज़ यूनिट्स होते हैं, यूनिट ज़रूर लगाया करें। रुपीज़ बन रहे हैं, मंथ बन रहे हैं, डेज़ बन रहे हैं, ईयर्स बन रहे हैं, जो भी बन रहा है यानी परसेंटेज बन रहा है, तो ये यूनिट्स ज़रूर लगाया करें ताकि पता चले कि क्या फाइंड करें। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।